Hello everyone, welcome to the part 2 of our theories related to origin of Earth and the solar system. इसमें आज हम आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी हल्की फुल्की बात की है, लेकिन अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो दिस इज़ अबाउट स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन एंड टाइमलाइन ऑफ अर्थ्स एवोल्यूशन। ठीक है? तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक सिंपल सा इमेजिनेशन करते हैं, कुछ सोचते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा रूम है और उस रूम में हवा और धूल, डस्ट वगैरह हर जगह फैली हुई है। सो धीरे-धीरे कुछ जो धूल है, कुछ जगह धूल है, वो ज़्यादा जमा होने लगती है और जितनी ज़्यादा धूल जमा होगी, उतनी ही और धूल उससे अट्रैक्ट होती है। देखते नहीं कि एक रूम में एक ही जगह पे चीज़ें इकट्ठी होने लग जाती हैं। कोई भी धूल-वूल हो या कुछ भी। तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही यूनिवर्स में भी इसी प्रिंसिपल पर जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, वो बने हैं। डिफ़रेंस सिर्फ़ इतना है कि रूम में धूल जो है वो हवा की वज़ह से मूव करती है ना? जबकि यूनिवर्स में वो हवा का काम ग्रेविटी करती है। तो ग्रेविटी ही असली हीरो है यूनिवर्स का और इस पूरे चैप्टर का। ठीक है? ओके। सो सबसे पहले एक बिग बैंग का हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग हुआ, है ना? एक्सपेंशन स्पेस जो है वो एक्सपेंशन करने लगा, स्पेस खुद क्रिएट हुआ और उसके साथ-साथ में टाइम, मैटर, एनर्जी और स्पेस सबकी बिगिनिंग हुई। और ये भी देखा हमने कि इनिशियली जो यूनिवर्स है वो काफ़ी हॉट था, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और एटम्स भी एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। फिर उसके बाद में एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने, फिर यूनिवर्स और एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह वो कंबाइन हुए तो हाइड्रोजन और हीलियम बना। ये जो है वो यूनिवर्स के फर्स्ट एलिमेंट थे। ठीक है? यूनिवर्स में लगभग 74 आज भी यूनिवर्स में कम लगभग 74 हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। 74% हाइड्रोजन 74% हाइड्रोजन एंड 24% हीलियम है। 24% हीलियम है। ठीक है, ओके। अ, लेकिन लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर सब जगह हाइड्रोजन था तो स्टार्स हर जगह इक्वल क्यों नहीं बने? है ना? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सब जगह हाइड्रोजन था तो स्टार्स इक्वल क्यों नहीं बने? तो ये बिग बैंग के बाद जो है मैटर परफेक्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। हर जगह सेम क्वांटिटी नहीं थी। कुछ जगह थोड़ा ज़्यादा मैटर था, कुछ जगह थोड़ा कम था और इसको हम कहते हैं डेंसिटी फ्लक्चुएशन। इसको हम कहते हैं डेंसिटी फ्लक्चुएशन, है ना? ये हाउ मैटर वाज़ नॉट यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम कहते हैं डेंसिटी फ्लक्चुएशन। ओके, ठीक है? हाँ, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मैटर जो है वो प्रेज़ेंट है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना? समझ लीजिए मैटर जो है वो स्टूडेंट्स है और क्लासरूम जो भी पर्टिकुलर आपका वॉल्यूम है ना? तो ऑफ़ कोर्स जो जिस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कितना डेंस है ना? और यूनिवर्स में भी ऐसा ही हुआ। ग्रेविटी का मैजिक देखो, अब मान लो किसी रीजन में 1% सिर्फ़ 1% ज़्यादा हाइड्रोजन है, मान लीजिए, है ना? स्लाइट भी अगर डिफरेंसेस है, किसी किसी रीजन में 1% ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो उस रीजन की जो ग्रेविटी है, वो भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई। अब उस ग्रेविटी ने आस-पास की गैस को अट्रैक्ट करना शुरू किया और और ज़्यादा गैस आई। फिर ग्रेविटी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर उससे और ज़्यादा गैस आई। अब ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहा और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। है ना? क्या लिखा हुआ है? रीजन विथ स्लाइट मोर मैटर हैड स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल एज ग्रेविटी अट्रैक्टेड नियर बाय गैस मोर मैटर accumulated gravity became stronger larger clouds of gas formed and this process is known as gravitational collapse. यही प्रोसेस गैलेक्सीज और स्टार्स बनाती है ना? रिमेंबर ग्रेविटी कभी पुश नहीं करती, ग्रेविटी सिर्फ पुल करती है। ठीक है?
ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्सीज़ कैसे बनी, हाउ फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज़, हाउ डिड इट हैपन? तो जब बहुत बड़ा हाइड्रोजन क्लाउड ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हुआ, तो बिलियन ऑफ स्टार्स का जो कलेक्शन है वो बना और इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं गैलेक्सी, इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं गैलेक्सी, है ना? जैसे हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें लगभग कुछ 100 से 400 बिलियन स्टार्स देखने को मिलते हैं एंड हमारा सन भी इज़ वन ऑफ दोज़ स्टार्स। और या फिर Galaxies में as gravitational collapse continued, millions of years, huge clouds of hydrogen and helium formed. These clouds evolved into galaxy and every galaxy contained billions of stars. Example are Milky Way galaxy. ठीक है। नेक्स्ट नेबुला क्या होता है? नेबुला को बर्थ प्लेस ऑफ स्टार क्यों बोलते हैं? अब गैलेक्सी के अंदर भी हर जगह स्टार्स नहीं बनते, स्टार्स बनते हैं नेबुला के अंदर। नेबुला मतलब गैस एंड डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड, है ना? गैस एंड डस्ट का नेबुला इज़ अ जाइगेंटिक क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट प्रेजेंट विद इन द गैलेक्सीज़। ये क्लाउड होता है जिसमें गैस और डस्ट होती है और ये मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और कॉस्मिक डस्ट का बना हुआ होता है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड कॉस्मिक डस्ट का बना हुआ होता है ना? इसलिए नेबुला को स्टेलर नर्सरी भी बोलते हैं, स्टेलर नर्सरी भी बोलते हैं या फिर इसको बर्थ प्लेस ऑफ स्टार भी बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार भी बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में बेबीज़ आर बॉर्न, वैसे ही यूनिवर्स में नेबुला में स्टार्स आर बॉर्न, ठीक है? अब नेबुला के अंदर स्टार्स कैसे बनते हैं? हाउ कैसे बनते हैं? तो नेबुला के अंदर भी गैस जो है वो यूनिफ़ॉर्मली स्प्रेड नहीं होती। कुछ जगह गैस ज़्यादा जमा होती है, तो ग्रेविटी उस गैस को कंटिन्यूअसली अंदर खींचती रहती है। तो जैसे-जैसे गैस कंप्रेस होती है, प्रेशर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है और इसी के चलते कंप्रेशन होता है और वैसे ही स्टार्स बन जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। प्रोटोस्टार क्या होते हैं? है ना? प्रोटोस्टार क्या होते हैं? नेब जब गैस कंटिन्यूअसली कंप्रेस होती रहती है, तो एक सेंट्रल हॉट ऑब्जेक्ट बनने लगता है। अभी ये स्टार नहीं है क्योंकि अभी न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। इस स्टेज को बोलते हैं हम प्रोटोस्टार। इस स्टेज को हम प्रोटोस्टार बोलते हैं। इस जो यंग डेवलपिंग स्टेज में जो ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलता है, इसको प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार मतलब बेबी स्टार कह सकते हैं। अब ये अभी ग्रोइंग स्टेज में होता है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। गैस जो है वो कंटिन्यूअसली गिर रही है। लेकिन फ्यूज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोटोस्टार में फ्यूज़न नहीं होता अभी। न्यूक्लियर फ्यूज़न कब स्टार्ट होता है ना? न्यूक्लियर फ्यूज़न कब स्टार्ट होता है? तो जैसे-जैसे ग्रेविटी गैस को कंप्रेस करती रहती है और कोर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, फाइनली जब टेम्परेचर लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुँच जाता है ना? तब हाइड्रोजन एटम की स्पीड जो मतलब जिस स्पीड से वो कोलाइड करते हैं, वो बढ़ जाती है ना? और वो एक-दूसरे से कंबाइन होना शुरू कर देते हैं और हाइड्रोजन मिलके जो है, वो हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। इसी को हम फ्यूज़न कहते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं और इसी मोमेंट पर प्रोटोस्टार जो है वो स्टार बन जाता है, जब न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट होता है। ठीक है? ओके। न्यूक्लियर फ्यूज़न हमने देख लिया। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ द प्रोसेस इन व्हिच हाइड्रोजन एटम combine to form helium while releasing enormous amount of energy. Energy is released in the form of heat, light, radiation. This is why stars shine continuously. ओके। फिर हम देखेंगे एग्ज़ैक्टली इसका ये रीज़न भी ये है कि स्टार्स क्यों चमकते हैं, तो इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से ही चमकते हैं, ठीक है? ओके। एक क्वेश्चन और कि स्टार्स गिर क्यों नहीं जाते, है ना? ये स्टार्स गैलेक्सीज़ में ये गिर क्यों नहीं जाते? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिस मेरे दिमाग में आया, तो आई सर्च्ड फॉर इट। अब इसका आंसर है कि ग्रेविटी कंटिन्यूअसली स्टार्स को अंदर खींच रही है, लेकिन फ्यूज़न कंटिन्यूअसली जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है ना? तो दोनों ऑपोज़िट डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब मान लीजिए आप एक रस्सी को खींच रहे हैं, दूसरी साइड से कोई और खींच रहा है और बराबर अगर फ़ोर्स से खींच रहा है तो कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। तो दोनों ऑपोज़िट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो स्टार स्टेबल हो जाता है। इस बैलेंस को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। हुँ। अब जब ये बैलेंस टूट गया, मतलब मान लो कि ये बैलेंस थोड़ा
बिगड़ गया तो स्टार्स जो है वो इवॉल्व करेगा। रेड जायंट बनेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द मास ऑफ द स्टार, है ना? इसी को लेके हम चंद्रशेखर लिमिट पढ़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, अब ये देख लेते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। पहले तो मेन सीक्वेंस स्टार का पढ़ लेते हैं। After fusion becomes stable, the star enters into main sequence stage. This is the longest stage of stellar evolution. Nearly 90% of star lifetime is spent in this phase, and the sun is currently a main sequence star. जब स्टेबल हो जाता है ना, और फ्यूजन वगैरह वो सब बैलेंस चीज़ें रहती हैं, तो उसको हम मेन सीक्वेंस स्टेज कहते हैं और ये लॉन्गेस्ट होती है। एंड आर सन इज ऑल्सो इन द मेन सीक्वेंस स्टार्स। ठीक है, हो गया ये। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया है। ओके, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टार्स की? इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इट सिंथेसाइज हेवियर मेटल इनटू कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन थ्रू न्यूक्लियोसिंथेसिस। ठीक है। देन कंट्रोल प्लानिटरी सिस्टम थ्रू ग्रेविटी। जैसे हमारा सन भी जो है वो बाकी प्लैनेट्स को ग्रेविटी के थ्रू स्टेबल रखता है, कंट्रोल रखता है। मेक द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब अर्थ पे भी लाइफ इज पॉसिबल क्योंकि वी हैव दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज सनलाइट, राइट? लास्ट है सर्व्स एज लेबोरेटरीज फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हमने जैसे आदित्य L1 भी भेजा है, बाकी कंट्रीज ने भी अपने बहुत सन को स्टडी करने के लिए मिशंस भेजे हुए हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने के लिए इट एक्ट्स एज अ लेबोरेटरी। ओके, अब देखते हैं प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जब स्टार बन गया तो क्या नेबुला की सारी गैस उस स्टार के अंदर चली गई? नहीं ना। तो बहुत सारी गैस और डस्ट है जो बाहर भी बच जाती है और ये स्टार के अराउंड घूमती रहती है। और यही रोटेटिंग जो गैस डस्ट है, इन्हीं क्लाउड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ये जो डिस्क बन जाती है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क और यही प्लैनेट्स की फैक्ट्री है। डस्ट से प्लैनेट कैसे बनता है? डस्ट से प्लैनेट इनिशियली जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक डस्ट होती है। ये एक दूसरे से टकराती है, चिपक जाती है, फिर और बड़े होते हैं, फिर जैसे स्नोबॉल रोलिंग करते वक्त है ना, इट इंक्रीजेस इट्स साइज। उसी तरह डस्ट जो है वो भी डस्ट पेबल्स में बदलती है, पेबल्स रॉक्स में बदलते हैं, फिर जो रॉक्स है वो लार्ज रॉक्स में बनते हैं, है ना? ऐसे करके इट द प्रोसेस कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं। हमने चैम्बरलिन एंड मोल्टन का प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस भी देखा था। तो जब ये रॉकी बॉडीज जो हैं वो 1 to 100 किलोमीटर तक का साइज पहुंच जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स, है ना? ये प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ब्रिक से घर बनता है वैसे ही प्लैनेटेसिमल से प्लैनेट बनते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? एक्रीशन। हमने बहुत कल वाले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने देखा था एक्रीशन क्या होता है, कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चिपका लेते हैं, इसी को हम एक्रीशन बोलते हैं, है ना? ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर बाय ग्रेविटी एंड कोलिजन। ठीक है। उसके बाद में प्रोटोप्लैनेट क्या होता है? तो जब प्लैनेटेसिमल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, मून साइज़ बॉडीज़ बन जाते हैं, तो उन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। और अब इनकी ग्रेविटी और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, जित ज़्यादा मास हो जाता है और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और ये और ज़्यादा मटेरियल अट्रैक्ट करने लग जाती है और इवेंचुअली जो है एक फुल प्लैनेट बन जाते हैं। ठीक है? इवेंचुअली एक फुल प्लैनेट बन जाते हैं। ओके। अब हम देखते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। ठीक है? सन के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमको सबको पता है और सिर्फ आयरन, निकल, सिलिकेट्स कंडेंस कर सके। इसलिए जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स हुआ, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं क्योंकि सन के पास हैं। लेकिन सन से दूर टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। तो जो वाटर हुआ, मीथेन हुआ, अमोनिया हुआ, आइस हुई, अमोनिया, ये सब जो है वो आइस बन जाते हैं, है ना? उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस जो है वो अट्रैक्ट कर ली है, जिसकी वजह से आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, है ना? ये सब बनते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को हम फ्रॉस्ट लाइन बोलते हैं। फ्रॉस्ट लाइन और स्नो लाइन इसको बोलते हैं। इसके लेफ्ट साइड में हमको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, एंड राइट साइड में हमको देखने को मिलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हमारे पास में आ गया मरकरी, है ना? वीनस, अर्थ, मार्स और इधर आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस,
है ना? नेपच्यून, ठीक है? तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, ये हो गए हमारे जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है? फ्रॉस्ट लाइन के, ओके। अभी जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स हो गया, ये सन के पास होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना? गैसेज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती, दे आर मोर रॉकी एंड इनके पास मेटल्स ज़्यादा होते हैं, दे आर स्मॉल एंड वेरी डेंस। व्हेरेज़ अगर आउटर प्लैनेट्स देखें, जोवियन प्लैनेट्स देखें, तो ये थोड़ी दूर होते हैं सन से, लो टेम्परेचर होता है, गैसेज़ देखने को मिलते हैं, आइस देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना? बिकेम मैसिव गैस एंड आइस जाइंट्स, और एक लाइन होती है विच इज़ फ्रॉस्ट लाइन और स्नो लाइन। इसके लेफ्ट साइड में जो है हमको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं विच आर इनर प्लैनेट्स, एंड राइट साइड में हमको जोवियन प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं विच आर दी आउटर प्लैनेट्स, ठीक है? ओके। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, स्टार, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, प्लैनेटेसिमल्स, ओके, वी आर डन विद दिस। ठीक है, अभी अर्थ पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, ठीक है? अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, है ना? हाउ एवरीथिंग हैपेंड, ओके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ कब बनी, है ना? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ। 13 टू 12 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज बनी। 5 टू 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स बने, और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सोलर सिस्टम बना, और अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी, ठीक है? तो जब अर्थ बनी थी, तो क्या मतलब जैसे अभी बनी थी वैसी थी? नहीं ना, उस टाइम पे किसी और तरीके की रही होगी, अभी किसी और तरीके की है, इवॉल्व किया होगा, है ना? ठीक है। 4.5 से 4.4 बिलियन ईयर्स अगो हमारा मून बना, ठीक है? मून बना। तो मून कैसे बना? तो एक मार्स साइज़ का एक प्लैनेट था, थिया करके, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये यंग अर्थ जो थी उस टाइम पे, उससे कोलाइड कर जाते हैं, और कोलिजन के बाद बहुत सारा जो मटेरियल है वो स्पेस में चला गया, और ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ कि मटेरियल जो है वो दोबारा जुड़ गया और मून बन गया। इसको हम बोलते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, है ना? मून के बनने की जो प्रोसेस है, वो जो हाइपोथेसिस है, जो थियरी है, उसको हम बोलते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। और मून की वजह से अर्थ में टाइड बनती हैं, अर्थ का जो एक्सिस है वो स्टेबल रहता है, क्लाइमेट रिलेटिवली स्टेबल रहता है ना? जो कि लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये 4.5 से 4.4 बिलियन ईयर्स के बीच में मून बना, ठीक है? अभी अर्थ के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो जब अर्थ बना था, तो अर्थ ऐसा ही थोड़ी ना था, उस टाइम इतना गर्म था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, क्लोज़ टू 6000 से 8000 ये क्या नाम है, डिग्री सेल्सियस आस-पास में टेम्परेचर था, तो इतने टेम्परेचर में सॉलिड और लिक्विड नहीं एक्ज़िस्ट करते। इतने टेम्परेचर में गैसेज़ ही एक्ज़िस्ट कर सकती हैं, ठीक है? मैटर जो है वो गैसियस फॉर्म में ही एक्ज़िस्ट कर सकता है। तो उस टाइम ये गैसेज़ वग़ैरह सब वो बहुत वो था। ओवर द टाइम जब थोड़ा-थोड़ा जो है वो ठंडा होने लगा, है ना? तो ठंडा होने लगा तो क्या हुआ? एक थिन क्रस्ट बन गई, एक थिन ऐसे क्रस्ट बन गई, ठीक है? ये थिन क्रस्ट बनी कूलिंग की वजह से। कब? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना था, और 3.5 बिलियन मतलब 1 बिलियन ईयर लग गया उस क्रस्ट को बनने के लिए। 1 बिलियन ईयर लग गया, है ना? ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि ये क्रस्ट तो हमारी बन रही है, वेट से क्रस्ट तो बन रही है, लेकिन अंदर रेडियो एक्टिव डीके अभी भी है, मतलब ऊपर की जो क्रस्ट है वो तो ठंडी हो गई है, लेकिन रेडियो एक्टिव डीके अंदर अभी भी हो रहा है, और बहुत सारी एनर्जी है वो रिलीज होना चाहती है, और ये जो क्रस्ट है, ये जो थिन क्रस्ट है, ये काफ़ी वीक है, ये क्रस्ट काफ़ी वीक है, तो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो बाहर आ भी जाता है। अब मैग्मा जब अर्थ के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा, और वो जो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है? जब सरफेस के ऊपर आ जाता है तो हम उसको लावा बोलते हैं, ठीक है? अभी क्या होता है कि चैम्बरलिन इसको क्या बोलते हैं? ये हुँ। इस पीरियड को बिटवीन 3.2 बिलियन ईयर्स और 2.9 बिलियन ईयर्स, इसके बीच के पीरियड को चैम्बरलिन द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन काफ़ी देखने को मिला था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक एज फ्रॉम 3.2 बिलियन टू 2.9 बिलियन। इस टाइम ये भी देखने को मिलता है कि जो ये मेटालिक मिनरल्स हैं, ये भी बाहर अर्थ के बाहर निकले। तो इसमें जो फेरस मिनरल्स थे वो जब निकले, और
वो सॉलिडिफ़ाई हो गए, कंडेंस हो गए, वो ठंडे हुए बाद में, तो उन्होंने शील्ड्स बनाए, जैसे आज के टाइम पे हमको साइबेरियन शील्ड, ब्राज़ीलियन शील्ड ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है? एक चीज़ और हुई कि इसके साथ में मिनरल्स वग़ैरह के साथ में वाटर वेपर्स और गैसेज़ भी निकली अर्थ के अंदर से। है ना? और इसी प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते हैं और इसकी वजह से अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बना था। फर्स्ट एटमॉस्फेयर बना जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और वाटर वेपर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब वाटर वेपर्स वग़ैरह हैं, अभी ये अर्थ के अंदर से वाटर वेपर भी निकल रही है ना? तो अर्थ के अंदर से जब वाटर वेपर निकल रही है, तो ये क्लाउड्स तो बनेंगे, फिर कंडेंसेशन ऊपर होता है तो क्लाउड्स बनते हैं, है ना? ये जो क्लाउड्स थे, ये काफ़ी डेंस क्लाउड्स हमको देखने को मिलते हैं। दीज़ क्लाउड्स वर एक्सट्रीमली डेंस। तो अब डेंस है हुए तो बारिश भी होगी, कंडेंस होगी तो कल को फ्यूचर में। तो उसकी वजह से बारिश हुई लेकिन वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि अभी भी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो वो वापस से री-इवैपोरेट हो गए। क्या हुआ? वापस से री-इवैपोरेट हो गए, ठीक है? फिर सेकंड स्टेज ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या आता है? सेकंड स्टेज में डेल्यूज एज इसको बोलते हैं। अब जैसे नीचे से अर्थ से वो लावा निकल रहा था, वो जब ठंडा होता है तो वो रॉक्स बनाता है ना, जो भी स्ट्रक्चर ऊबड़-खाबड़ स्ट्रक्चर बन गया। अभी भी जो है वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, तो वापस से क्लाउड्स बने, टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा हो गया, तो बारिश हुई। और ये बारिश मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ? Okay, so there was some problem earlier, so I had to pause it. Okay, let's just restart. The second stage of atmosphere, which is also known as deluge age, इस टाइम पे क्या होता है कि वो एक क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश होती रहती है ना? और इससे जो है वो ओशंस हमारे फॉर्म होते हैं, ओशंस डेवलप होते हैं। अभी इस टाइम पे जो डोमिनेंट गैस है, वो बन के आती है नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वो वाटर के साथ मिलके ओशंस में चली जाती है ना? और हाइड्रोजन और हीलियम क्योंकि लाइट होते हैं, तो वो थोड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन इस टाइम पे नहीं होती, ओके? उसके बाद में क्या होता है, थर्ड स्टेज में, अब यहाँ पे ओशियंस वगैरह तो बने हुए हैं, समहाउ एक ऑर्गेनिज़्म बना व्हिच वाज़ साइनोबैक्टीरिया। ये एनारोबिक ऑर्गेनिज़्म था जो कि बिना ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में जो है फ़ोटोसिंथेसिस करता था। इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेज़ेंट था जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सिंथेसिस के थ्रू इसने फूड और ऑक्सीजन बनाया। यहाँ से देयर वाज़ प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो शुरू हुई और उससे फिर फर्दर लाइफ़ डेवलप हुई। ओशन से फिर लैंड में आई, है ना? और ज़्यादा लाइफ़ वग़ैरह डेवलप हुई। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। यस। तो ये 2.7 से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो साइनोबैक्टीरिया है, इट इवॉल्व्ड है ना? और इट कुड डू फोटोसिंथेसिस। इसने सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज किया एंड इट रिलीज्ड ऑक्सीजन, ठीक है? अराउंड 2.4 बिलियन ईयर्स अगो ग्रेट ऑक्सीजन नेशन इवेंट इसको हम बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ में एक्यूमुलेट हुआ फर्स्ट टाइम के लिए, ओज़ोन लेयर बननी शुरू हुई, मीथेन का रिडक्शन शुरू हुआ है, एरोबिक ऑर्गेनिज़्म जो ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में लाइफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिज़्म इवॉल्व होना शुरू हुए, है ना? और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइफ़ जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है? Okay, these are the keywords for your मेंस आंसर। डेंसिटी फ्लक्चुएशन, ग्रेविटेशनल कोलैप्स जो हमने पहले पढ़ा, फिर हमने देखा नेबुला क्या होता है, एक क्लाउड होता है जिसमें गैसेस और डस्ट होती है, प्रोटोस्टार क्या होता है, बेबी स्टार होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं और लाइट और हीट जनरेट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये क्या नाम है, आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बैलेंस में आती है तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बनता है। स्टेलर नर्सरी किसको बोलते हैं? नेबुला को बोलते हैं। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क क्या होता है? प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं? क्रीशन क्या होता है ना? फ्रॉस्ट लाइन क्या होता है? फ्रॉस्ट लाइन की इस साइड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इस साइड जो है वो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस क्या होती है? ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट क्या होता है?
है ना? साइनोबैक्टीरिया कब आया, क्या किया उसने, ओके? तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब ये कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार? क्या रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल कोलैप्स? यस। A protostar refers to young star, है ना? Before nuclear fusion begins. ठीक है. Third question is the process by which small particles combine to form planet is known as accretion. ठीक है. Then which celestial body is considered the birthplace of star? It's nebula. Then next, the giant impact hypothesis explains the origin of the moon. This is the right answer. Then which organism were primarily responsible for great oxygenation event? That is cyanobacteria. Although ये खुद ऑक्सीजन का यूज नहीं करता था, खुद एनारोबिक था, लेकिन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करता था, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस जरूर की इसने. Next question is the frost line in the solar system is important because it separates terrestrial and giant planet condenses beyond it. The next question is hydrostatic equilibrium in a star refers to balance between gravity and outward pressure. These are your mains questions. You can just try practicing them. And that's it for the video. We'll do another video, part 3, for solar system only. So that's it for the video. Thank you for watching. Please like and subscribe to this channel.